नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पीएम के आपातकाल अनुभवों पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का गृह मंत्री ने किया विमोचन। युवाओं से किया किताब पढ़ने का आह्वान। आपातकाल में अन्याय और अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, संविधान हत्या दिवस के जरिए आने वाली पीढ़ी भी रखेगी काले अध्याय को याद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत की प्राचीन सभ्यता में लोकतंत्र की जड़ें गहरी। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप पर उठाए सवाल। कहा, आपातकाल में चौथे स्तंभ पर हुआ था कड़ा प्रहार। कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। पुणे मेट्रो का विस्तार, झरिया कोल फील्ड के लिए नया मास्टर प्लान और आगरा में नए रीजनल पोटैटो सेंटर को मिली मंजूरी। आपातकाल और मिशन एक्सम पर भी हुआ प्रस्ताव पारित। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरी उड़ान। अंतरिक्ष पहले संदेश में देशवासियों से किया यात्रा से जुड़ने का आह्वान। कहा, मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा, पूरा देश मेरे साथ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सकुशल उड़ान भरने पर लखनऊ सहित देश भर में खुशी का माहौल। शुभांशु के भावुक माता पिता बोले, बेटे पर है गर्व। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संविधान हत्या दिवस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। इस प्रदर्शनी में आपातकाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जन आंदोलनों, सेंसरशिप और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाया गया है। और संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुस्तक युवा मोदी के शुरुआती सालों पर नई रोशनी डालती है। पुस्तक उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पुस्तक का प्राकथन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लिखा है। अमित शाह ने कहा कि देश में फिर कभी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल में देश को जेल खाना बनाकर रख दिया था। इतना ही नहीं, जुल्म के खिलाफ लिखने वालों की स्याही ही निकाल ली गई। जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। और संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस सरकार ने मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली थी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस की सेंसरशिप की गई,
पूरे देश और देशवासियों की आवाज को दबाया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक को भंग कर दिया गया था ताकि मीडिया पर हमले को कोई क्रिटिसाइज न कर सके। रातों रात सैकड़ों पत्रकारों को कैद किया, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को एक्सपेल कर दिया गया था और 25 जून 1975 की रात को अचानक सभी अखबारों की बिजली काट दी गई। कई न्यूज़पेपर प्रेसेस पर रेड की गई, प्रिंटिंग को रोका गया, न्यूज़पेपर के बंडल्स सीज कर दिए। अगले 2 दिन तक देश का कोई भी बड़ा अखबार छप नहीं सका। इमरजेंसी के दौरान बड़ा एक सफोकेटिंग माहौल था। और कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपातकाल के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने सत्ता के मोह में संविधान को ताक पर रखते हुए लोकतंत्र को ही देश में खत्म करने की कोशिश की थी। काल के प्रभाव में ऐसी परिस्थिति बनी कि निरंकुश सत्ता ने सत्ता पर बने रहने के मोह में देश में आपातकाल की स्थापना आज के दिन ठीक 50 वर्ष पूर्व की थी। देश को इमरजेंसी के उस कालखंड में गुलामी की बेड़ियों से निकले देश को एक बार फिर देशवासियों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। जो अभिव्यक्ति की आजादी हमने लाखों कुर्बानियों के बाद में प्राप्त की थी, उस अभिव्यक्ति की आजादी को इमरजेंसी के नाम पर छीन लिया गया। और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माई भारत के स्वयंसेवकों द्वारा निकाली जा रही लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को रवाना किया। और संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपातकाल पर बनी एक फिल्म भी दिखाई गई। इस फिल्म का निर्माण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया है। सर, ये संविधान हत्या दिवस क्या है? सर, पर आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक मुझसे नहीं, 1975 में इस देश को चलाने वालों से हुई है, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बच्चों, भारत को आज विश्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हजारों वर्षों से हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। और अरे हाँ विशाल, अंदर से मेरा लैपटॉप लेके आ। तो बच्चों, 1947 में हम आजाद हुए, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया। पर सर, संविधान की हत्या कैसे हुई? तुम्हें बहुत जल्दी है, रुको जरा, सब्र करो। लगता है तुम लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। अरे बैठो 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 बैठो। अरे वाह, ये लो, लैपटॉप भी आ गया। देखो बच्चों, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और वो अदालत में साबित भी हुआ। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। ओह, तो उन्हें सजा मिली क्या? मिली ना। कोर्ट ने 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो फिर वो पीएम नहीं रही? अरे श्रीमती गांधी अपनी सत्ता कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन उठे। और 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली की, जहां अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां खूब गूंजी। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सर? फिर क्या, जब सत्ता के टॉप पर बैठा हुआ कोई भी अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझता, संविधान का कभी सम्मान न करता हो, उसका क्या हो सकता है? उसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया, जिसने पवित्र संविधान के मूल्यों की हत्या कर दी। संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही
देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर ना तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, ना कोई स्टोरी बना के रख सको, तो क्या होता? अरे बाप रे। हाँ, वैसा ही हुआ था। उस समय ना इंटरनेट था ना मोबाइल। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की बिजली काट दी ताकि दूसरे दिन अखबार न छपे। अरे कई नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि वे लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके। 26 प्रातःकाल मेरे खिलाफ वारंट था। What? एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? This is dictatorship. अगर मैं तब होती तो इस पर ब्लॉग लिखती। कैसे लिखती तू? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हत्या शब्द क्यों लिखा है। एक बार नहीं, पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया, बार बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लाद दी गई। पुरुषों की जबरन नसबंदी तक उस दौर में हुई। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था सर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने बड़े स्तर पर डिमोलिशन अभियान चलाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट और कई दूसरे क्षेत्रों में न जाने कितने घर गिरा, जिससे दंगे भड़के, कई लोगों की जान गई। सर, आपने भी देखा था क्या ये बुरा समय? हाँ बेटा, मैंने ही नहीं, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लाखों युवा ने देश भर में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हुए। लोग आर्टिकल्स लिखते थे, छिपकर छापते थे, कार्टून्स बनाते थे, पर्चियां बांटते थे, और जो लोग जेल में बंद थे ना, उनके परिवार को मदद भी करते थे। सर, इस टॉर्चर का आखिर एंड कब हुआ? बेटा, एक दो नहीं, पूरे 21 महीने देश ने ये कालाकाल झेला। और फाइनली जनवरी 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एज एक्सपेक्टेड जनता ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से बुरी तरह से हार गई। 21 मार्च 1977 को आपातकाल रद्द हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल पर जांच बैठी, संविधान के कई सारे बदलाव को अंडू कर दिया। छी, धिक्कार है सर, हमारे देश में इतना कुछ हुआ और हमें पता तक नहीं है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। समझे? तो बच्चों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि संविधान के वैल्यूज बने रहे। बच्चों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि संविधान के बताए मार्ग पर हम सब चलें और भारत को विकसित देश बनाएं। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। आज देश में संविधान सर्वोपरि है। आज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी। जय हिंद। तो नई पीढ़ी को लोकतंत्र के उस काले धब्बे के बारे में बताने की ये नायाब कोशिश कही जा सकती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे इसी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपातकाल को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। रेखा शर्मा ने कहा कि आपातकाल के दौरान विपक्ष को खत्म कर दिया गया। देशवासियों को इस दिन को याद रखना चाहिए ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। 25 जून 1975 का वो दिन जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। और उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुंबई के दादर में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में आपातकाल की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया। आज तक कांग्रेस के नेताओं ने इमरजेंसी के अत्याचार पर माफी नहीं मांगी है कि हमने उस समय भारत में टॉर्चर किया, प्रेस के लोगों को बंद किया, पूरे हिंदुस्तान को जेल बनाया। ये हमने गलत किया। राहुल गांधी के तो पिताजी ने साफ साफ कहा था कि नहीं, इमरजेंसी ठीक थी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, ये साफ साफ जवाब दें, 60 लाख जबरन नसबंदी किया, आपने ठीक किया? 1.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए, ये आपने ठीक किया क्या? राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, लाल किताब। आपके समय में संविधान की हत्या हुई थी। और अब बात कैबिनेट के बड़े फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संविधान हत्या दिवस को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट के अहम फैसलों में 3 अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें पुणे मेट्रो की लाइन 2 के विस्तार का फैसला भी शामिल है। पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3,626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे आईटी हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगरा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर को राज्य और केंद्र सरकार मिलकर आधुनिक एवं विकसित बनाएंगे। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के क्षेत्रीय केंद्र को मंजूरी दी गई है। आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी, और अब वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और व्हीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झरिया कोयला क्षेत्र के लिए नए मास्टर प्लान को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार ने झरिया के नए मास्टर प्लान के लिए 5,940 करोड़ रुपए की अनुमति दी है। झरिया कोलफील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झरिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से
फायर का इंसिडेंस चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि 5,940 करोड़ रुपए का है। और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें। दूसरा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज, जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, बेटर स्किल दे सकें, बेटर लाइवलीहुड दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और तीसरा, जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा ब्रेक। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की एक और बड़ी खबर। भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक नया इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला ने भारतीय समय के अनुसार दिन 12:01 पर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु 4 सदस्यीय दल का हिस्सा हैं, जो फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले एक्सियोम 4 मिशन कई बार टाला जा चुका था। भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इससे पहले 3 अप्रैल 1984 को स्पेस मिशन पर सोवियत संघ की मदद से गए थे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन पद पर हैं। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। करीब 14 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने पहले संदेश में भारतवासियों को अभिवादन करते हुए अपनी अंतरिक्ष यात्रा को भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बताया। अपने अंतरिक्ष यात्रा को कमाल की यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके कंधे पर लगा तिरंगा उन्हें ये बता रहा है कि वो अलग नहीं, सभी के साथ हैं। उन्होंने तमाम देशवासियों से इस यात्रा का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि सभी देशवासी मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस मौके पर शुभांशु के परिवार समेत पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल है। शुभांशु के माता पिता ने कहा कि उन्हें बेटे पर गर्व है। अच्छा लग रहा है, इतना करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया, ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल
इमोशनल हो गए थे, पर अब बहुत खुश हैं। वास्तव में गर्व का क्षण है पूरे भारत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।